नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षक की भूमिका टॉपिक के अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने जाना कि शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता या फिर सुगमकर्ता के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए, और उसके बाद हमने जाना कि शिक्षक की भूमिका अनुश्रवणकर्ता के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उनको आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि शिक्षक की भूमिका नेतृत्वकर्ता यानी लीडरशिप के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए, एक मार्गदर्शक या निर्देशनकर्ता यानी गाइडेंस के फॉर्म में किस प्रकार से शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, और एक परामर्शदाता यानी काउंसलर के फॉर्म में एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार के होने चाहिए। इसके अंतर्गत सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और शिक्षक के वास्तविक रोल को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है आपका नेतृत्वकर्ता यानी लीडरशिप। शिक्षक की भूमिका एक नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इसको समझाने के लिए आते हैं आपके रोबर महोदय साहब। तो रोबर महोदय के अनुसार उन्होंने नेतृत्वकर्ता को समझाने की कोशिश की है। उनके अनुसार अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करना और अनुकरणीय होना, यानी कि यदि आप नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं या आप एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य को करते हैं तो उसके लिए अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करना जरूरी है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पर। अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपका इम्पैक्ट दूसरों पर पड़े, और अनुकरणीय होना चाहिए। अनुकरणीय का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी चीज़ जो आप नया सीखते हैं तो उसको फॉलो करना आना चाहिए। यदि आप अनुकरण करते हैं, जैसे बहुत सारे विद्वान होते हैं जिनके थॉट्स प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में और उसको फॉलो करते हैं, तो यदि आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको जो आपके सीनियर है या जो आपके पूर्वज है उनके द्वारा जो आपको थॉट प्रोसेस दिए गए हैं, जो आपको थॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन थॉट्स को पढ़कर उसके अर्थ को निकालना। जैसे कि हम सब अपने डेली लाइफ में, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, या फिर आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, या फिर आपके सोक्रेट्स हो गए, तो ऐसे जो विद्वान होते हैं इन्होंने जो अपने थॉट्स प्रोवाइड किए हैं उन थॉट्स को पढ़कर यदि हम उसको फॉलो करते हैं, हम अनुकरण करते हैं, यानी कि उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हम भी नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने कार्य को संचालित कर सकते हैं। तो इसके लिए रॉबर महोदय का मानना ये है कि अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं या अपनी टीम का सबसे बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके व्यक्तित्व से आपको प्रभावित करना होगा, और साथ के साथ आपको अनुकरणीय भी होना जरूरी होगा, क्योंकि जब आप अनुकरणीय होंगे तभी आप दूसरों की बातों को सुनेंगे और उनके अनुसार भी कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही बताएंगे और जो आप बताएंगे वही सही होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे स्वयं से भी आप कभी गलत सोच बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों की राय, अगर अच्छी राय दे रहे हो तो उसको आपको महत्व देना जरूरी है। तो ऐसा मानना है रॉबर महोदय साहब का कि अगर आप एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो जरूरी इसके लिए यह है कि आपको पहले अपने पर्सनैलिटी से उसको प्रभावित करना होगा। आपको हमेशा अनुकरणीय होना पड़ेगा कि आपको हमेशा दूसरों की बातों को सुनकर उनको फॉलो भी करना होगा। इस प्रकार से यदि आप किसी कार्य को करते हैं तभी आप एक अच्छा लीडर कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और रॉबर महोदय के अनुसार जो उन्होंने नेतृत्वकर्ता को डिफाइन करने की कोशिश की है उसको भी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि नेतृत्वकर्ता के रूप में मूल्यांकन व निर्णय की आवश्यकता है जिसमें सुधार किया जा सके। देखिए, नेतृत्वकर्ता के रूप में जब आप एक लीडरशिप के रूप में कार्य करते हैं तो आपको मूल्यांकन करना चाहिए और आपको निर्णय की भी आवश्यकता है, यानी कि जब आप मूल्यांकन करेंगे और आप डिसीजन लेंगे तभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। यानी कहीं पर भी जब आप लीडरशिप करते हैं, जब आप एक टीम को लीड करते हैं तो उसका मूल्यांकन करना जरूरी है, यानी कि उस टीम के जितने भी सदस्य हैं उनका असेसमेंट करना जरूरी है। किसके अंदर किस प्रकार की एबिलिटी है, क्या वो अपनी
एबिलिटी में ग्रोथ कर पा रहा है, और कर भी रहा है तो कितना कर पा रहा है, इन सभी चीज़ों के लिए आपका मूल्यांकन ज़रूरी है। और जब आप मूल्यांकन करते हैं तभी आप किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं कि आपके लिए बेस्ट बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसके अंतर्गत जब आप निर्णय लेते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सफल हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी यह है स्टूडेंट्स कि जब आप एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जब आप मूल्यांकन या फिर निर्णय लेते हैं तो उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है एक लीडरशिप के रूप में। यदि आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको मूल्यांकन करना और मूल्यांकन के बाद डिसीजन पर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स भी आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करना। देखिए जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं और जो आपके सामने अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो उनकी पहचान करना ज़रूरी है। अगर आपके सामने जो चैलेंजेस है और आपके सामने जो अवसर है, यदि आप इनकी पहचान कर पाएंगे तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपके सामने नए नए चैलेंजेस नहीं आएंगे तब तक आप कोई बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे। और जब जब आपके सामने अवसर आएंगे और यदि आप उन अवसरों का सही तरीके से उन अवसरों को भुनाते हैं तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है स्टूडेंट्स कि आप एक लीडरशिप के रूप में, जैसे अभी आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सुपर टेट की तैयारी में मैं आपको बता दूं कि इस समय बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सुपर टेट की तैयारी पहले कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने इसको छोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उन्होंने सुपर टेट की तैयारी इसलिए छोड़ी है क्योंकि अभी कोई वैकेंसी का कोई शोर शराबा नहीं है। लेकिन देखिए वैकेंसी अचानक से आने वाली है, और जब भी वैकेंसी आएगी तो जो निरंतर लगातार अपने टारगेट को फॉलो करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं वही अंतिम मौके पर अपनी अवसरों को सही तरीके से भुना पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपके सामने चैलेंजेस क्या है और आपको कब अवसर मिलते हैं और उसकी पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप अपने चैलेंजेस और आप अपने अवसरों को बेहतर ढंग से पहचान कर पाएंगे और उसके लिए आप प्रिपरेशंस करेंगे तभी आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। तो ज़रूरी है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका को समझना। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स भी आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे और आप समझ पा रहे हैं कि एक शिक्षक की भूमिका नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की बालकों में उचित आदतों का विकास करना। देखिए जो बालक होते हैं उनमें उचित आदतों का विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आदत अच्छी हैं उनका विकास करना ये आपका रोल है। यदि आप एक आदर्श शिक्षक है, आप एक बेहतर शिक्षक है, तो आप हमेशा अपनी कक्षा को लीड करेंगे सामने से और आप अपने बालकों को उचित आदतों को विकसित करने के लिए हमेशा प्रेरित करेंगे। इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार के व्यवहार आपके अंदर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक के गुण प्रजातांत्रिक, सहयोगी एवं सहायक होने चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर आप नेतृत्वकर्ता के रूप में एक शिक्षक है तो आपके अंदर प्रजातांत्रिक गुण होने चाहिए। प्रजातांत्रिक गुण का मतलब ये होता है कि जब आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो 30 बच्चे हों या 35 बच्चे हों, तो उन बच्चों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होना ज़रूरी है। प्रजातांत्रिक का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। सभी अपने आप में इक्वल है। जिसके साथ जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम्स को बेझिझक खड़े होकर किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं या टीचर से बेझिझक पूछ सकते हैं। इस प्रकार के यदि आप माहौल को क्रिएट करके देते हैं तो ऐसे वातावरण को हम प्रजातांत्रिक वातावरण कहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति प्रजा के समान होते हैं और हर किसी को समान अवसर उपलब्ध प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक शिक्षक के गुण सहयोगी भी होने चाहिए। मतलब अगर आपको कहीं पर सहयोग करने की आवश्यकता पड़ जाए तो आपको सहयोग करना भी आना चाहिए, और एक सहायक के रूप में, एक हेल्पर के रूप में जब बच्चे को आपकी ज़रूरत है तब आपको उस बच्चे को हेल्प करने की आवश्यकता है। यदि इस तरीके के गुण आपके अंदर है तो आप एक बेहतर लीडर के रूप में कार्य कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत जो शिक्षक के गुण है इसको भी समझ पा रहे होंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप किसी लीडरशिप को यानी कि एक लीडर को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे इंडियन टीम के पूर्व भारतीय कप्तान रह चुके
महेंद्र सिंह धोनी जी, यानी कि जिनको हम मिस्टर कूल के नाम से भी जानते हैं, वो सबसे बेहतर एग्जाम्पल थे इसके लीडरशिप के, क्योंकि वो एक ऐसे वातावरण को क्रिएट करते थे जिसके अंतर्गत प्रजातांत्रिक वातावरण होता था, यानी हर एक प्लेयर को आज़ादी होती थी, वो अपने आप को साबित करने के लिए उनको मौके मिलते थे, उनको सहयोग किया जाता था, उनको सपोर्ट दिया जाता था कि जाइए आप अपना गेम खेलिए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और टीम को जिताइए। तो उनको यहाँ से हेल्प भी मिलता था, उनको प्रजातांत्रिक यानी कि उनके अनुसार खेलने का अवसर मिलता था और उनकी हेल्प भी बहुत ज़्यादा की जाती थी। आपने देखा होगा, कभी भी अगर आप इंडिया के मैचेस देखेंगे, आज की डेट में भी ये ट्रेंड आ चुका है कि अगर कोई नए प्लेयर का सिलेक्शन होता है और वो किसी सीरीज़ में टीम का हिस्सा बनते हैं और वो एक मैच को खेलते हैं या 2 मैच खेलते हैं और बाकी मैचों में वो बैठे भी रहते हैं, और वो जब इंडियन टीम उस सीरीज़ को जीत जाती है तो कैप्टन के हाथ में जब कप को थमाया जाता है, जो सीरीज़ को थमाया जाता है टूर्नामेंट के, उसको उस न्यू प्लेयर के हाथ में सबसे पहले दिया जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है, और जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो बिल्कुल पीछे खड़े रहते हैं, और जो नए प्लेयरों का सिलेक्शन होता है टीम में, उनको फ्रंट पे रखा जाता है और उनके हाथ में कप दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ हैं और हम आपके साथ बिल्कुल इक्वलिटी के साथ हैं। आप हमारे साथ अपने आप को असहज महसूस नहीं करेंगे, आप अपने आप को सहज महसूस करिए, और अपने आप को, जब आपका इतने बड़े लेवल पर सिलेक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ बात तो आप में है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड नहीं करते थे, वो हमेशा मोटिवेटेड करते थे। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब आपके लीडर बेहतर होते हैं तभी आपकी टीम जो है अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक के गुण बेहतर होने चाहिए। यदि आप एक बेहतर शिक्षक हैं तो आप अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको लेकर एक लीडर के रूप में उनको आगे रखने की कोशिश करेंगे। आपका मोटो होगा कि यहाँ पर हर एक के लिए प्रजातांत्रिक वातावरण हो, हर एक दूसरे को सहयोग किया जाए, आपस में एक दूसरे की हेल्प अवश्य करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक में संबंध छात्रों के प्रति निष्पक्ष होने चाहिए। देखिए, नेतृत्वकर्ता के रूप में अगर आप एक लीडर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो शिक्षक में संबंध छात्रों के प्रति, यानी कि छात्रों को लेकर जो शिक्षक के संबंध होते हैं वो कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। यानी कि आप किसी भी बच्चे को लेकर पक्षपात नहीं करेंगे, आपके लिए हर एक बच्चा इक्वल है और आप हमेशा हर किसी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। इस प्रकार के गुण एक लीडर में होने चाहिए, और यदि आप एक बेहतर शिक्षक हैं तो आपके अंदर इस प्रकार के गुण होने चाहिए कि आपके लिए सभी छात्र इक्वल है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक जिस कक्षा में शिक्षण कार्य संचालित कर रहा है वहाँ उसका उत्तरदायित्व है कि वह बच्चों के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे। देखिए, शिक्षक, अगर आप एक अध्यापक है और आप जिस भी कक्षा में शिक्षण कार्य संचालित कर रहे हैं, यानी कि जिस भी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, वहां आपका उत्तरदायित्व यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में, यानी कि एक लीडर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये है कि जब भी आप किसी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएं तो उस कक्षा में जब भी आप अपने शिक्षण कार्य को संचालित कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करें, ताकि बच्चों को आसानी हो और अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर पाएं और उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएं। इसके लिए ज़रूरी है शिक्षक का सामने से, फ्रंट से लीड करना। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि जिस तरह से एक समूह के कार्य को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए एक नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चों में उच्च शिक्षा का संचार तथा विद्यालय को सुचारू रूप से, यानी विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शिक्षक को नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी पड़ती है। यानी कि जिस तरीके से एक समूह के कार्य को, यानी कि एक ग्रुप के कार्य को अगर आप उच्च स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होती है, यानी कि एक लीडर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों में उच्च शिक्षा का संचार, यदि आप बच्चों में उच्च शिक्षा का संचार करना चाहते हैं और विद्यालय को सुचारू ढंग से संचालित करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो शिक्षक है वो भी नेतृत्वकर्ता की भूमिका को
निभाए, क्योंकि जब आप एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका को निभाएंगे, आप अपनी कक्षा को, अपने विद्यालय को फ्रंट से लीड करेंगे, तभी आपका विद्यालय जो है वो सुचारू रूप से संचालित हो पाएगा और आप बच्चों के अंदर उच्च शिक्षा की जो भावना है उसका संचार कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब भी किसी ग्रुप के लीडर अच्छे होते हैं तो उनके कार्य के माध्यम से उनकी जो पूरी टीम है उनके द्वारा जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो पाता है। इसी तरीके से आपको भी एक शिक्षक के रूप में अपने आप को फ्रंट से लीड करना होगा, तभी आपकी कक्षा, आपका विद्यालय जो है वो सही ढंग से विकसित हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि शिक्षक की भूमिका नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय की समस्याओं को समझकर शिक्षक को अपने नेतृत्व कुशलता से उस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। देखिए, कक्षा शिक्षण यानी कि कक्षा में जो आप शिक्षण करते हैं और जो विद्यालय में जो आप शिक्षण करते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी होती हैं और उन समस्याओं को समझकर शिक्षक अपने नेतृत्व कुशलता से, यानी कि आपकी जो ये लीडिंग करने की जो कुशलता है, इस कुशलता के माध्यम से जब आप उन समस्याओं का समाधान करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि आपकी कक्षा या फिर आपका विद्यालय सही ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और विकसित हो पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों के माध्यम से ये जान पा रहे हैं कि एक शिक्षक का रोल नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार से विद्यालय को या फिर कक्षा को हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका में बताया गया आपसे कि शिक्षक का यह भी कर्तव्य है कि वह छात्रों के शैक्षिक पक्ष के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व सांवेगिक पक्षों के विकास को भी ध्यान रखेगा और उनके विकास का प्रयास करेगा। यानी कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि शिक्षक का, यानी कि आपका जो रोल है, आपका जो कर्तव्य है वो ये है कि छात्रों के शैक्षिक पक्ष के साथ साथ, क्योंकि विद्यालय में जो बच्चा आएगा आपके पास वो अपने शैक्षिक पक्ष का विकास करने के लिए आएगा, तो शैक्षिक पक्ष मतलब उसके माइंड का डेवलपमेंट तो आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ उस बच्चे के शारीरिक पक्ष, उस बच्चे के मानसिक पक्ष, उस बच्चे के सामाजिक पक्ष, उस बच्चे के सांवेगिक पक्ष, इन सभी विकासों का भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप उस बच्चे के शैक्षिक पक्ष के साथ साथ बाकी पक्षों का भी ध्यान रखते हैं तो उन बच्चों का जो डेवलपमेंट है, यानी कि उनका जो सर्वांगीण विकास है वो बेहतर ढंग से हो पाएगा। और यही आपका मोटो है कि आप किसी भी तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास कर दें जिससे वो अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच पाए और अपने आप को बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाएं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, शिक्षक की भूमिका एक नेतृत्वकर्ता यानी लीडरशिप के रूप में किस प्रकार से होते हैं, वो सभी पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक या फिर निर्देशनकर्ता यानी गाइडेंस के रूप में किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, एक शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए, या फिर इसको हम निर्देशनकर्ता भी कहते हैं, यानी कि गाइडेंस के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स कि छात्रों को उनकी योग्यता व क्षमताओं का ज्ञान कराना। देखिए, आपके पास जो भी बच्चे आएंगे उन बच्चों के अंदर क्या उनकी योग्यताएं हैं, क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनकी क्या क्षमताएं हैं, इस बात का ज्ञान कराना ये आपका रोल है। मतलब ये है कि आपके पास जितने भी बच्चे होंगे, किस बच्चे में किस प्रकार की एबिलिटी है और उस बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए, इस चीज़ को एहसास कराने का कार्य आपका है। आपको पहले पता चलना चाहिए कि किस बच्चे में किस प्रकार की योग्यता है या फिर किसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, और उस क्षमताओं का एहसास आपको उन बच्चों को कराना होगा ताकि वो अपने कार्य की पहचान कर पाए और उस फील्ड में वो अपने आप को विकसित कर पाए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मार्गदर्शक या फिर निर्देशनकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को व्यक्तिगत निर्देशन देना। देखिए, मार्गदर्शक के रूप में यानी कि आप एक मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को, आपको व्यक्तिगत निर्देशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी ये नहीं है कि आप बच्चे के सिर्फ शैक्षिक पक्ष का ही विकास करें, शैक्षिक पक्ष के साथ साथ आपको बच्चे को व्यक्तिगत निर्देशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप बच्चों का सही तरीके से व्यक्तिगत निर्देशन देते हैं, मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, तो आपसे जो बच्चे पढ़कर आगे जाएंगे वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को शैक्षिक निर्देशन देना। देखिए मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को शैक्षिक निर्देशन देना, यानी शैक्षिक निर्देशन का मतलब होता है कि शिक्षा से रिलेटेड निर्देशन देना कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस किस विषय को आपको ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, किस किस विषय को आपको कम समय देने की आवश्यकता है, किस विषय में आप स्ट्रांग हैं, किस में आप वीक है, किसको ज़्यादा समय दें, किसको कम समय दें। इस तरीके के जो भी निर्देशन होते हैं ये एक शिक्षक को अपने बच्चे को देना होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, वो कहता है कि मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को स्वस्थ निर्देशन देना। देखिए मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक का रोल स्वस्थ निर्देशन देना भी होता है कि किस तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे, किस प्रकार की आपकी डाइट प्लान होनी चाहिए, कब आपको उठना चाहिए, कब आपको सोना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में एक शिक्षक का रोल होता है बच्चों को बताना, क्योंकि बच्चे को विकसित करने का कार्य ही शिक्षक का होता है। और यदि एक बेहतर शिक्षक, आप एक आदर्श शिक्षक है, तो आपका मोटो होगा कि आप बच्चे के सिर्फ शैक्षिक पक्ष का विकास नहीं करेंगे, आप बच्चे के सभी पक्षों का विकास करेंगे। तो इस प्रकार की सोच एक अध्यापक के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उनको आप इजीली क्लियर कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को सामाजिक निर्देशन देना। देखिए मार्गदर्शक के रूप में, यानी कि अगर आप एक मार्गदर्शक है, अगर आप एक गाइडर है, आप गाइडेंस का कार्य कर रहे हैं, तो आपको सामाजिक निर्देशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि समाज में आपको किस तरीके से रहना चाहिए, आपको समाज के अनुसार खुद को कैसे ढालना चाहिए, किस प्रकार की गतिविधियों को आपको फॉलो करना चाहिए, इस प्रकार के जो निर्देशन होते हैं ये भी शिक्षक का रोल होता है बच्चों को प्रोवाइड करने का। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि छात्रों में उपयुक्त दृष्टिकोण उत्पन्न करना। यानी कि जो छात्र होंगे उनमें उपयुक्त दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ये भी टीचर्स का रोल होता है। यानी कि जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके अंदर सही दृष्टिकोण क्या बेहतर है, क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, एक अच्छे इंसान के अंदर, इस प्रकार के दृष्टिकोणों को विकसित करने का कार्य भी एक अध्यापक का होता है। ये अध्यापक पर डिपेंड करता है कि उनका व्यवहार, उनका दृष्टिकोण किस प्रकार का है। जैसी सोच, जैसे विचार अध्यापक के होंगे, उसी के अनुरूप उनके बच्चों का भी वही दृष्टिकोण होगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि शिक्षक को अपने दृष्टिकोण को बेहतर करने की आवश्यकता है और अपने बच्चों में उपयुक्त दृष्टिकोण को विकसित करना ये टीचर्स का रोल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को ईजिली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि छात्रों को अपनी योग्यता की खोज करने में सहायता देना। देखिए जो छात्र होंगे उनकी योग्यता की खोज करने में, यानी कि उनके अंदर किस प्रकार की योग्यता है, इसकी खोज करने के लिए उनको हेल्प देना, उनकी सहायता करना कि आपके अंदर इस प्रकार की योग्यता है, आप ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं, इसलिए आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार के गाइडेंस एक अध्यापक को अपने बच्चों को देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि छात्रों को अपने आप को विद्यालय तथा वातावरण से समायोजन में सहायता देना। यानी कि जो छात्र होंगे उनको अपने आप को विद्यालय में किस तरीके से वो समायोजित करें, किस तरीके से वो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट बिठाए, इसके लिए हेल्प प्रोवाइड करना भी एक शिक्षक का रोल होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे विद्यालय में या किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को समय समय पर अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए, किसी भी माहौल में आप खुद को कैसे एडजस्ट करेंगे, इस बात की जानकारी देना, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करना बच्चों के साथ और किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, इन बातों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप इस तरीके से उनको एडजस्टमेंट करने यानी समायोजन करने में हेल्प करते हैं तो बच्चे और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को ईजिली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि पिछड़े हुए छात्रों की पहचान करके उनके लिए औपचारिक कार्य प्रबंधन करना। यानी कि जो पिछड़े हुए छात्र हैं उनकी पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बेहतर अध्यापक है, आप एक आदर्श टीचर है, तो आप पिछड़े हुए छात्रों की पहचान अवश्य ही कर लेंगे और यदि आप उनकी पहचान कर लेते हैं तो उनके लिए जो औपचारिक कार्य है उसका प्रबंधन कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि उसका मैनेजमेंट कराना, क्या कार्य उनके लिए बेहतर हो सकता है, किसके माध्यम
माध्यम से वो पिछड़े हुए बच्चे भी अपने आप को विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार के जो औपचारिक कार्य हैं, इसका प्रबंधन कराना भी एक मार्गदर्शक या एक निर्देशनकर्ता का कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि विषयों के चुनाव के विषय में जानकारी देना, यानी कि जो विषय है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, इसके चुनाव के विषय में, यानी कि इसको चूज करने के विषय में जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो विषय है यानी कि सब्जेक्ट है, इसका चुनाव करना, यानी कि किस छात्र के अंदर किस प्रकार की एबिलिटी है, कौन सा छात्र किस स्ट्रीम को लेकर आगे पढ़ाई कर सकता है, क्या वो आगे तक जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है, इन सभी चीज़ों का चुनाव करना, उसके विषय में जानकारी देना, ये एक शिक्षक का रोल होता है। यदि आप एक आदर्श शिक्षक हैं, आप एक अच्छे मार्गदर्शक या निर्देशनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे और इनका व्यवहार जब आप अपने शिक्षण प्रोसेस को करेंगे, जब आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को करेंगे, तब बेहतर ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और बच्चों के लिए एक निर्देशनकर्ता या फिर एक मार्गदर्शक के रूप में अपने कार्य को बेहतर ढंग से संचालित कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उनको आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि छात्रों को विभिन्न व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में पथ प्रदर्शन करना, यानी कि जो छात्र होते हैं उनको व्यक्तिगत अपनी विभिन्न व्यक्तिगत समस्याएं, जो उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सुलझाने में पथ प्रदर्शन का कार्य करना, यानी कि एक अच्छा शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक वो होगा जो एक मार्गदर्शक के रूप में जो बच्चों के व्यक्तिगत समस्याएं भी होंगे उनको सुलझाने के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे, यानी कि उनको रास्ता बताएंगे कि इस प्रकार के सॉल्यूशन, कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए और अपने जीवन में आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से एक शिक्षक को अपनी भूमिका को निभाना होता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि छात्रों को अपनी शिक्षा को भावी योजना बनाने के लिए, भावी योजनाएं बनाने के लिए सहायता देना, यानी कि जो छात्र हैं उनको अपनी शिक्षा को, यानी कि जो अपना एजुकेशन है, उनको भावी योजनाएं बनाने के लिए, यानी भावी योजनाएं का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि भविष्य में जो आपकी प्लानिंग है उनकी योजनाओं को बनाने में आपको सहायता देना, यानी कि एक अच्छा मार्गदर्शक वही होगा जो छात्रों को उनकी शिक्षा के माध्यम से उनके आने वाले भविष्य में जो उनकी योजनाएं हैं उस योजना को बनाने में भी उनके हेल्प करेंगे, मतलब उनको गाइड करेंगे कि शिक्षा के माध्यम से आप अपने भविष्य में इस प्रकार की योजनाएं बना सकते हैं और अपने आप को बेहतर मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, अपने आप को बेहतर रूप से विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार के मार्गदर्शन का कार्य भी एक शिक्षक का ही होता है। अगर आप एक आदर्श शिक्षक होंगे तो इस प्रकार के गुण आपके व्यवहार में अवश्य होने चाहिए, ताकि इस प्रकार के बच्चे जब आपके पास आए तो आप उनको इस तरीके से एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें कि उन की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना लगे और उनका तुरंत समाधान वो इजीली निकाल पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, मार्गदर्शक या फिर निर्देशनकर्ता के रूप में शिक्षक का क्या है। तो इसके अंतर्गत बताया गया स्टूडेंट्स कि छात्रों में स्व अनुशासन की भावना को जिम्मेदारी सौंपकर प्रेरित करना चाहिए, यानी कि जो छात्र होते हैं स्टूडेंट्स, छात्रों में स्व अनुशासन का मतलब होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन की जो भावना है इनको एक जिम्मेदारी के रूप में कर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आप एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, एक निर्देशनकर्ता के रूप में तभी कार्य कर पाएंगे जब आप छात्रों में स्व अनुशासन की भावना को विकसित करेंगे। यानी स्व अनुशासन की भावना को आप बच्चों के अंदर एक जिम्मेदारी के रूप में उनको सौंपेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि आप स्वयं से ही स्व अनुशासन अपने अंदर विकसित करें, आप सेल्फ डिसिप्लिन पहले से हो जाए ताकि आपको किसी को बताने की आवश्यकता ना पड़े कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। इस प्रकार की गतिविधियों को आपको पहले से बच्चों को सौंपना होगा, उनको प्रेरित करना होगा इन सभी चीज़ों के लिए स्वयं से ही। यदि आप इस तरीके से अपने कार्य को सही ढंग से संचालित करते हैं और एक मार्गदर्शक के रूप में, निर्देशनकर्ता के रूप में अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से यदि आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में एक सही मार्गदर्शक का कार्य करेंगे, तभी आपकी कक्षा के जो बच्चे होंगे वो बेहतर ढंग से विकसित हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत मार्गदर्शक और निर्देशनकर्ता के रूप में बताया है, उन सभी बातों को आप इजीली समझ पाए, उन सभी पॉइंटों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक की भूमिका परामर्शदाता या फिर काउंसलर के रूप में किस प्रकार से होते हैं, यानी कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करना होता है, किस तरीके से आप एक परामर्शदाता के रूप में कार्य को करते हैं। तो परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका में पहला पॉइंट आपका बनता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं जिसे आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अतः एक परामर्शदाता के रूप में आप उसके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करते हैं। यानी कहने का मतलब यह स्टूडेंट्स कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि सुपर टेट के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद जब आप एक टीचर्स के रूप में नियुक्त होंगे, आपको विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो आपके सामने जो बच्चे होंगे यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होंगे वो एक कच्चे घड़े के समान होंगे, यानी कि उन बच्चों को आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं। अतः एक परामर्शदाता के रूप में यानी कि एक परामर्शदाता, एक काउंसलर के रूप में आपको उसके सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहना होगा। आपको हमेशा प्रयास करना होगा कि किसी भी तरीके से बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए। और सर्वांगीण विकास का मतलब आप जानते हैं कि उसके शैक्षिक पक्ष के साथ साथ उसके शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष एवं सांवेगिक पक्ष, इन सभी पक्षों का विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से यदि आपकी सोच है तो आप एक बेहतर काउंसलर के रूप में उन बच्चों का विकास कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका को आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की समस्यात्मक बालक एवं बाल अपराधियों की समस्याओं को समझकर उनके सुधार हेतु परामर्श देना। यानी कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड होते हैं, जो बाल अपराधी होते हैं, यानी कि जो बच्चे अपराध करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो अपराध करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझकर उनके सुधार हेतु परामर्श देना, ये एक बेहतर परामर्शदाता का कार्य होता है। यानी कि आप एक बेहतर शिक्षक है तो आप बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं, यानी कि जिनके जो समस्यात्मक बालक होते हैं, जैसे कि आपके ADHD वाले जो बालक होते हैं, यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इस प्रकार के जो बालक होते हैं, उन बालकों की प्रॉब्लम्स को जानकर उनके लिए उचित परामर्श देना, ये एक बेहतर शिक्षक का कार्य होता है। यदि आप इस चीज़ को जानते हैं, आप प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड्स की पहचान कर सकते हैं, आप पहचान करते हैं, आप जानते हैं इनके बारे में, तो आप उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को जानकर उनके लिए आप उचित मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं। उनके लिए जो बेहतर है उसका परामर्श आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उन सभी पॉइंटों को आप इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि विद्यालय में बच्चों में बढ़ रहे अपव्यय व अवरोधन को कम करना। यानी कि जो विद्यालय है स्टूडेंट्स, उसमें जो बच्चों में बढ़ रहे अपव्यय और अवरोधन, यानी कि जो रुकावटें और जो अपव्यय बढ़ रहे हैं, इसको कम करना और बच्चों में बने पठार का निवारण करना, और बच्चों में जिस तरीके से शिक्षा को लेकर जो पठार बन रहे हैं इसका निवारण करना, यानी कि इस बात की जानकारी जुटाना और इसका सही उपचार देना तथा अधिगम को प्रभावी बनाने में परामर्श की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर आप एक बेहतर आदर्श शिक्षक है तो आपको परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करना होता है। वो किस तरीके से करना होता है कि जब भी आपके विद्यालय में बच्चों में जब अपव्यय यानी कि व्यर्थ के समय को खर्च करना, बेफजूल के कार्य को करना, अपने समय को बर्बाद करना, अवरोधन यानी किसी भी तरीके के रुकावट जब उनकी शिक्षा में आते हैं तो इस चीज़ को कम करना, यानी कि इसकी पहचान करना, इस चीज़ को कम करना, और बच्चों में जो शिक्षा के प्रति जो पठार उत्पन्न हो रहे हैं, यानी शिक्षा को लेकर जो पठार बन रहे हैं, इसका निवारण करना, यानी कि उसकी जानकारी जुटाना कि क्यों बच्चों में इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रहे हैं, किस तरीके से इनका निवारण किया जा सकता है, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करना और अधिगम को किस तरीके से प्रभावी बनाया जा सके, इसके लिए आपको परामर्श देने की आवश्यकता है। इस तरीके से यदि आप कार्य को करते हैं तभी आपका विद्यालय, आपकी कक्षा को आप सुचारू ढंग से संचालित कर पाएंगे और तभी आपकी जो कक्षा है या आपके जो बच्चे होंगे वो सही रूप से विकसित हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और शिक्षक की भूमिका एक परामर्शदाता यानी काउंसलर के रूप में किस प्रकार से होनी चाहिए, इन सभी बातों को आप इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे, इन सभी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपके इस टॉपिक का स्टूडेंट्स कि छात्रों को उस प्रकार सहायता देना कि वे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सके। यानी कि जो छात्र है उन छात्रों को उसी प्रकार सहायता देना जिससे वो स्वयं का मूल्यांकन आसानी से कर पाए। यानी कि आपको बच्चे को
जो भी आप शिक्षा देते हैं तो उन शिक्षा के माध्यम से आप उनको इतना तैयार करना, इतना हेल्प करना कि वो स्वयं का मूल्यांकन ईजी वे में कर पाए। यदि वो स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे तो वो स्वयं को जान पाएंगे कि वो किस परिस्थिति में है और उस परिस्थिति से उन्हें किस सिचुएशंस में जाना है, और जाना है तो जाने के लिए क्या करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को बच्चे तभी जान पाएंगे जब आप उनको हेल्प करेंगे कि आप स्वयं का मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, चाहे वो शिक्षक की भूमिका नेतृत्वकर्ता यानी लीडरशिप के रूप में, शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक या फिर निर्देशनकर्ता यानी गाइडेंस के रूप में, और शिक्षक की भूमिका परामर्शदाता यानी काउंसलर के रूप में, वो सभी पॉइंट्स आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो आपकी शिक्षक की भूमिका टॉपिक यानी रोल ऑफ टीचर्स है, इसके अंतर्गत जो 5 पॉइंट्स आपको आयोग ने पढ़ने के लिए दिए हैं, जिसमें एक होता है आपके फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका, दूसरा होता है आपका शिक्षक की भूमिका अनुश्रवणकर्ता यानी फॉलोअप के रूप में किस प्रकार से होनी चाहिए, तीसरा होता है आपका नेतृत्वकर्ता यानी लीडरशिप के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए, चौथा होता है आपका मार्गदर्शक या फिर निर्देशनकर्ता यानी गाइडेंस के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए, और पांचवा जो अंतिम होता है वो होता है आपका शिक्षक की भूमिका परामर्शदाता यानी काउंसलर के रूप में किस प्रकार के होने चाहिए। ये आपके सिलेबस में निर्धारित थे, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसको पढ़कर आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक शिक्षक है तो आपका क्या रोल है, और उस रोल को पूरा करने के लिए आपको कौन कौन सी गतिविधियों में परिवर्तन करना होगा, आपके व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए, वो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताए गए हैं आयोग द्वारा। उम्मीद करता हूं कि जो आयोग ने आपको सिलेबस दिए हैं उसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बनते हैं, जहां से आपके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, उन सभी पॉइंटों को आप इजीली समझ पाए होंगे, क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और शिक्षक की भूमिका टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, यदि आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और इसको समय समय पर रिवाइज करते हैं तो इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी 1 या 2 प्रश्न आपके सुपरटेट एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।